हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी वाले पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोग 2 से 3 यूनिट को कवर कर चुके थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं फोर्थ यूनिट में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस क्लास में हम देखेंगे कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ ये देखेंगे कि क्यों हमारे सेल, हमारे मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल की बात कर लें, चाहे वो प्लांट की बात कर लें, या इवन किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, क्या सब में सेल डिवीजन देखने को मिलता है? और अगर देखने को मिलता है तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो छोड़ दीजिए, अभी ये हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो सेल साइकिल या सेल डिवीजन हो रहा है, सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं, क्यों उनके बॉडी में एसेंशियल होता है। अगर सेल साइकिल और सेल डिवीजन का प्रोसेस ना हो, फिर ऑर्गेनिज्म में क्या ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होंगी, क्या जिस तरह वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, क्या ये परफॉर्म करता रहेगा, ये तमाम सारी बातों को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि यहां से हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे कि वन लाइनर फॉर्म में क्या दिखने वाले हैं हम लोग सर, कि कहां से कहां आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डायग्राम कैसे कैसे होते हैं, इन सारी तमाम चीज बातों को डिस्कस करेंगे। तो आप चाहें एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लें या फिर थ्योरेटिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लें, दोनों कंडीशन में आपको यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना डिले किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे यही दरख्वास्त होगी कि क्लास में पेन पेपर फोकस लेके बैठेंगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पे रहे। और अपने एक छोटी सी कॉपी में एक छोटा सा हेडिंग डाल दीजिए, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे सर? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हेडिंग डालेंगे। और यहां से हम लोग देखेंगे कि यहां से कौन कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इवन कह लें हमारे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो इसके वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि सेल साइकिल ही हमारे बॉडी में कैसे कैसे परफॉर्म होता है, कौन कौन से इसमें स्टेप्स आते हैं, कौन कौन से इसमें प्रोसेसेस होते हैं, पहला प्रोसेस कौन सा होता है, मतलब पहला स्टेप कौन सा होता है, ये सारी तमाम चीज बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आई होप कि आप लोग हेडिंग डाल लिए होंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मैं भी आपके सामने ही डाल देता हूं। क्या हेडिंग डालेंगे सर? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, ये आप हेडिंग डाल लेंगे। अब जैसे ये हेडिंग डालेंगे तो सबसे पहले ये जानना होगा सर, हमारे बॉडी में जब सेल साइकिल या होता है ना, या फिर सेल डिवीजन होता है, तो इसका मकसद क्या होता है? अब आप लोग मत सोचिएगा चीन टबाक टमडम वाला वो मकसद नहीं था। यहाँ पे मकसद है सेल को क्या करना है, सेल की नंबर को इंक्रीज करना है। और जैसे ही सेल की नंबर इंक्रीज होंगी सर, तो जाहिर सी बात है जितना नंबर इंक्रीज होगा उतना क्या होंगे, हमारे बॉडी में सेल्स बनेंगे। और जितना हमारे बॉडी में सेल्स बनेंगे, इसके हिसाब से क्या होगा, उतने ही क्या होंगे, हमारे बॉडी की ग्रोथ क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, कभी आप लोग सोच के देखें सर कि क्या कभी क्या होता है कि हमको चोट लग गया, चोट लग गया इन द सेंस कह लें सब्जी काट रहे थे, चाकू से कट गया हाथ, है ना, या फिर कहीं गिर गए, तमाम सारी प्रक्रिया होती हैं हम चोट लगने की, है ना। तो वहां पे देखते हैं कि सपोज कीजिए जैसे क्या अभी आपको या हो सके दिख रहा हो, तो यहाँ पे देखिए कट चुका है मेरा ये हाथ। ठीक है, ये हाथ कट चुका है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो तो ये क्या मेरा हाथ कुछ कट चुका है, अंगूठा कट चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे 2 दिन पहले कटा हुआ था, तो यहाँ पे क्या था, पूरा घाव था, अच्छा वाला घाव था, यहाँ बैंडेज वैंडेज लगा हुआ था। आप लोग लास्ट क्लास में देखे भी होंगे कि बैंडेज लगा भी हुआ था। लेकिन क्या 2 दिन के बाद क्या ये घाव भरना स्टार्ट हो गया? देखिए अभी क्या हो गया, ये घाव भर के सही हो गया। इसके पीछे क्या क्या किसका मकसद होगा? मकसद का इन द सेंस इसके लिए पीछे कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा जो कि सेल यहाँ की जो एरिया है वहां का फुलफिल कर दे रहा है। तो इसके पीछे वन एंड वन ओनली है, वो है अपना सेल। ये सेल क्या हो रहा है, यहाँ के जो सेल डेड सेल थे वहां से एग्जिट कर दिए गए, और वहां के आसपास के जितने भी सेल थे वो क्या किए, डिवाइड किए, रैपिडली डिवाइड किए हैं और अपने नंबर को फुलफिल कर लिया वहां पे। जिससे क्या हुआ कि इस एरिया में जो भी घाव था, जो भी चोट था, वो क्या हो गया, फुल मतलब सही हो गया। आपको याद आ रहा होगा लास्ट क्लास में जब हम लोग सेल पढ़ रहे थे, एकदम पहला क्लास में जब हम लोग सेल पढ़ रहे थे, तो वहां पे एक साइंटिस्ट आए थे, वो बता रहे थे रोडोल्फ विल्काउ,
है ना, वो बता रहे थे क्या, जो भी सेल होते हैं वो कैसे बनते हैं, जितने भी सेल होते हैं वो मतलब जो भी नए सेल होते हैं वो अपने पुराने वाले सेल से मिलके बनते हैं। ये बात ध्यान में आ रही है कि नहीं आ रही? कितने को ध्यान में आ रही है एक बार हैंड रेज कर देंगे। ठीक है, अगर ध्यान आ रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ध्यान आ रही है तो आप लोग तुरंत क्या करना है, आप लोग को रिवाइज करने की जरूरत है ना। अपना नोट्स उठाइए, पीडीएफ उठाइए, वीडियो उठाइए, सारा फिर रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से सारे चीज पूछे जाते हैं। अब चलिए सर, जितने भी नए सेल बनते हैं, कहने का मतलब ये था जो भी नए सेल बनेंगे वो कहां से बनेंगे, अपने पुराने वाले सेल से बनेंगे, इसलिए वहां पे टर्म दिया गया था सेल्स आर द मेड अप ऑफ फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग। मतलब जो भी पुराने वाले सेल थे उनमें क्या होती है, सेल की डुप्लीकेशन की जाती है, सेल को डिवाइड किया जाता है और फिर क्या होता है, नए सेल बनकर तैयार हो जाते हैं। सब बात छोड़िए सर, यहाँ पे हेडिंग आप लिखे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल साइकिल। सेल का मतलब आपको सबको पता होगा कि सर सेल का मतलब होता है कोशिका, और साइकिल का मतलब क्या होता है सर, जो हम लोग साइकिल चाहते हैं वो वाली, उसी से रिलेटेड है। मतलब साइकिल का मतलब ये हो गया कि ऐसी प्रक्रिया जहां से हम स्टार्ट किए थे फिर आके वहीं पे हम खत्म कर दें। इवन कहें कि हम सुबह उठते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, फिर दिन भर अपने काम को खत्म करके फिर रात को हम अपने घर पे आ जाते हैं, फिर खा पी के सो जाते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करके सो जाते हैं, कुछ लोग अपने बात उत करके भी सो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया, फिर सुबह उठते हैं, फिर वही प्रक्रिया अपनाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, और फिर क्या होते हैं, घर आ जाते हैं। तो यानी क्या मतलब, जो हम सुबह से स्टार्ट किए हैं प्रक्रिया, फिर लास्ट में घर पे आके एंड कर दिए, फिर अगले दिन वही स्टार्ट कर दिए, ये क्या हो गया, अपना कंप्लीट साइकिल हो गया। मतलब जहां से हम निकले थे फिर वहीं पे आ गए। जैसे बोलते हैं ना, घर को बुद्धू लौट कर आए, ऐसा कुछ है आप लोग का। अगर ध्यान आ रहा है तो आप लोग बताइएगा क्या होता है। साइकिल का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रक्रिया जिस स्टेप से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर वो स्टेप कंप्लीट करके फिर हम उसी स्टेप पे पुनः आ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे भी कोशिका में साइकिल चलेगी, और ये साइकिल कैसे चलेगी कि जो पहला स्टेप परफॉर्म होगा वो स्टेप परफॉर्म होके फिर नेक्स्ट स्टेप, जब लास्ट पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो फिर सेल उसी स्थिति पे आ जाएगी, उसी स्थिति पे आके खड़ी हो जाएगी, और फिर वहां से फिर अपनी जो भी आगे का प्रोसेस उसको कंटिन्यू करना स्टार्ट करती है। तो ये सारी चीज बातें तो होती हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन में। चलिए यहाँ पे देखते भी रहते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन लाइनर में फॉर्म में पूछा जा सकता है, इवन आपके ऑब्जेक्टिव में या फिर वाइवा में। अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखने को आते हैं तभी भी यहाँ से आपका और भी आपका क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। देखिए सबसे पहले दिया है सर, सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन टू अकर। अब बात आती है सर सेल डिवीजन, हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अभी बात किया ना जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसकी बात करें, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, इन सारी की सारी बॉडीज में क्या होती है, सेल डिवीजन होती हैं। अब इस सेल डिवीजन करने का मकसद क्या है कि उस सेल की ग्रोथ करना, जो भी टूटा फूटा सेल है या फिर जिनको सेल को चोट, इंजरी वाले सेल्स हैं, चोट लग चुकी हैं, उस सेल को रिपेयर करना, साथ ही साथ उसमें रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए ये क्या होता है, सेल डिवीजन वाले प्रोसेस को परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे कि सेल डिवीजन क्यों परफॉर्म किया जाता है, इसका मकसद क्या है, तो यहां बताओगे सर ग्रोथ के लिए, रिपेयर करने के लिए, और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन करने के लिए। ये तीन ऑप्शन, जो 3 पॉइंट लिखा गया आपके सामने, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला स्टेप देखें, मेनी सेल साइकिल आर द रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म द सिंगल सेल इनटू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है सर, कई सारे ऐसे भी प्रोसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, जो सिंगल सेल होता है ये रैपिडली डिवाइड करके और क्या बना लेते हैं, मल्टी सेलुलर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि सपोज करो एक कोई सिंगल सेल वाला कोई बॉडी है, कोई ऑर्गेनिज्म है, इनमें क्या हो रही है, सेल डिवाइड कर रही है ना, सेल डिवाइड कर रही हैं, और यहां से क्या हो रहा है, अलग अलग टाइप के सेल्स बनके तैयार हो जा रहे हैं। तो ये चीज भी क्या होता है, सेल डिवीजन या सेल साइकिल के प्रोसेस के थ्रू ही परफॉर्म की जाती है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, सेल साइकिल का मकसद क्या होता है और सेल डिवीजन का मकसद क्या होता है। इन दोनों का मकसद यही होता है कि सेल की ग्रोथ करना, सेल की रिपेयर करना, नए सेल का फॉर्मेशन करना। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं वो यहां से आप
देख सकते हैं हिंदी मीडियम में भी वही चीज बात लिखी हुई है जो आपके सामने अभी बताया गया है। आगे चले हम लोग। सबसे पहले आता है अपना टॉपिक पहला है जिसको बोलते हैं सेल साइकिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेल साइकिल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना आप समझ जाइए। यहां से ऐसा कोई भी ऐसा जैसे चाहे एंट्रेंस की बात कर लियो, एंट्रेंस में भी यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, चाहे आप सेमेस्टर में बात कर ले, ऐसा कोई सा भी साल नहीं होता जहां से यहां से क्वेश्चन ना आए। अभी इतना आप समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी जितना भी आप टॉपिक पढ़े, जितना भी आप लेसन पढ़े, वहां पे अल्टरनेट करके पूछा जा सकता है, लेकिन ये एक ऐसा एक टॉपिक है ना, अभी कुछ टॉपिक और आएंगे जो कि एकदम जैसे बोलते हैं ना ब्रह्मा का लेख लिखा गया है, आएगा तो आएगा, कुछ भी हो जाए। तो यहां से एक क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, मतलब कम से कम एक क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, और ऊपर तो पूछिए मत। चलिए, इस सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ द सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। जो भी सेल साइकिल होगा इसमें क्या क्या कंटेंट होगा सर? सेल की ग्रोथ की जाएगी, डीएनए का रेप्लिकेशन की जाएंगे, है ना, सेल को रिपेयर किए जाएंगे, साथ ही साथ रेप्लिकेशन और सेल का डिवीजन किए जाएंगे, है ना। ये सारी प्रक्रिया होती हैं आपके सेल साइकिल में। ये सेल साइकिल क्या होता है? इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द सेल साइकिल आर द जेनेटिकली कंट्रोल्ड। अब ये जो भी सेल साइकिल परफॉर्म होगा, है ना, सेल साइकिल जो भी परफॉर्म होगा ये कहीं ना कहीं जेनेटिकली कंट्रोल होंगे, है ना। क्या होंगे सर? जेनेटिकली कंट्रोल होंगे। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। अभी आगे और भी चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। अब वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी सेल होते हैं, अब जो भी सेल का मतलब ये हो गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ पे, चाहे हम किसकी बात कर लें सर, प्लांट की बात कर लें, एनिमल की बात कर लें, या फिर हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, ठीक है, ये तीनों के तीनों किस में आते हैं? हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यही चीज तो मिल गई, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने। अब प्लांट में जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उनका सेल भी डिवाइड करेगा, एनिमल में जो भी होगा उनका भी सेल डिवाइड करेंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले जो भी होंगे उनका भी सेल क्या होंगे? डिवाइड करेंगे। लेकिन हर ऑर्गेनिज्म का, अब जैसे ये थोड़ी ना है कि हर ऑर्गेनिज्म एक, जैसे अभी हमने घर में देख लो, उंगली देख लो, ये पांचों उंगली क्या सेम है क्या? एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, है ना, है तो हिस्सा अपने हाथ का ही, लेकिन क्या एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। उसी तरह कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सारे ऑर्गेनिज्म में तो सेल से मिलकर बनी होगी, तो ये तो जाहिर सी बात है, इसमें तो नो डाउट है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन जब भी सेल का डिवीजन की जाएगी, सेल में ग्रोथ किए जाएंगे, तो इसमें रैपिडली टाइम टेकन होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम टेकन किए जाते हैं। जैसे कि हम बात कर लें, जितने भी ह्यूमन होते हैं उनमें क्या होते हैं, ये जो टाइम टेकन होता है वो 24 घंटे का होता है ना। मतलब एक सेल डिवाइड करेगा, रेप्लिकेट करेगा, सेल की ग्रोथ की जाएगी, रिपेयर, ये तमाम सारी जो भी प्रक्रिया होती हैं ये कम से कम 24 घंटे की ली जाती है। लेकिन वहीं पे हम ईस्ट की बात करें, जो सैक्रोमाइसिस होते हैं, है ना, फंजाई है सैक्रोमाइसिस, ईस्ट जो आपका ब्रेड बनाने के लिए आता है या फिर अल्कोहल बनाने के लिए होते हैं ना। अभी ये टॉपिक आएगा आपके बॉटनी में भी, सैक्रोमाइसिस पढ़ने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें तकरीबन 90 मिनट लगते हैं समय सेल को डुप्लीकेट करके नया सेल बनाने में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में अलग अलग टाइम लगता है सेल की ग्रोथ और रिपेयर करने में, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल वेरीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सेल टाइप। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे और जिस हिसाब से सेल होगा उसमें क्या होगा, उसमें टाइम टेकन रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि हम ह्यूमन सेल की बात कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग 12th में भी 11th में भी पढ़ोगे। जो ह्यूमन सेल होता है उसका जो टाइम टेकन होता है वो 24 घंटे का होता है। कितने का होता है सर? 24 घंटे का देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे बात करें ईस्ट सेल, किसकी बात कर लें? ईस्ट सेल की बात कर लें, तो यहाँ पे 90 मिनट देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है सर? 90 मिनट में ये क्या करते हैं, नए सेल्स बना के तैयार कर लेते हैं। यहां तक तो बात ठीक है। सर जब सेल साइकिल होगा, यहां तक तो बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो, एक बार बोलो हाँ या ना। चलो, अगर हाँ या ना में हाँ आपका है, तो अगर सेल साइकिल बात करें, जो सेल साइकिल होता है कितने फेजेस में कंप्लीट होते हैं, कितने स्टेप में कंप्लीट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे हम बात करें सर कि जो भी सेल साइकिल है ये कितने स्टेजेस में कंप्लीट होंगे, तो आप बताओगे सर ये जो सेल साइकिल है ये मेनली 2 स्टेज में कंप्लीट होंगे। पहला जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेस। अच्छा,
पहला क्या होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेस, ठीक है, और दूसरा होता है उसको बोलते हैं हम लोग एम फेज। क्या बोलते हैं सर? इंटरफेस और दूसरा एम फेज। जो इंटरफेस होता है इसको हम और किस नाम से जानते हैं, यहां से अब इंपॉर्टेंट हो रहा है। अब यहाँ पे हम जो जो चीज आपके लिए लिखेंगे ना, सारा चीज इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये गार्ड बांध के आप रख लीजिए। पहला क्या है सर, इंटरफेस को और किस नाम से जानते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इंटरफेस की जब भी बात करोगे तो इसको बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज। इसी को और किस नाम से जानते हैं सर? इसी को प्रिपरेटरी स्टेज के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं सर? प्रिपरेटरी स्टेज के नाम से जानते हैं। लेकिन वहीं पे हम एम फेज की बात करें, एम फेज को किस नाम से जानते हैं सर? इसको बोलते हैं माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज के नाम से जानते हैं। इसी को और किस नाम से जानते हैं सर? इसी को हम लोग डिवाइडिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। डिवाइडिंग फेज के नाम से जानते हैं। अब यहां पे ये चीज आप ध्यान में रखेंगे सर, जो सेल साइकिल होता है ये 2 स्टेप में परफॉर्म होता है। सेल साइकिल जो होते हैं ये 2 स्टेप में परफॉर्म होता है। एक को बोलते हैं इंटरफेज, एक को बोलते हैं एम फेज। एम फेज को और किस नाम से जानते हैं? तो माइटोटिक फेज के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं सर? डिवाइडिंग फेज के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। लेकिन जब भी हम इंटरफेस की बात करेंगे, इंटरफेस को कहते हैं हम लोग रेस्टिंग स्टेज या इसी को प्रिपरेटरी स्टेज के नाम से भी जानते हैं। यहां तक बोलिए बात क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करें सर, जो इंटरफेज होता है इसमें जो टाइम टेकन होता है, ये जितना भी सेल डिवीजन में का जो समय सीमा होगा, जैसे हम बात कर ले ह्यूमन सेल में, जैसे ह्यूमन सेल में अभी हम बात किए कि कितना होता है सर? 24 आवर्स लगते हैं। तो 24 आवर्स का जो 95% जो टाइम होगा, कितना परसेंट सर? 95% जो टाइम होगा वो कहां बीतेगा? आपका इंटरफेज में बीतेगा। कितना सर? 95%। लेकिन वहीं पे अगर हम एम फेज की बात करें तो 24 घंटे में जो 5% का जो टाइम होगा ना, यानी कि 95 में जो 5% बचेगा समय सीमा, वो होगा आपका डिवाइडिंग फेज का। तो सोच के देखो कि जो डिवाइडिंग फेज है उसमें जो टाइम टेकन लगना है वो बहुत कम है। लेकिन वहीं पे अगर इसको प्रिपेयर होना है कि हमको आगे कैसे काम को परफॉर्म कराना होगा, तो ये टाइम टेकन ले लेता है 95%। यानी कि कुल मिला के बात ये हुई कि सर आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, तो 6 महीना पहले, 1 साल पहले पढ़ना स्टार्ट किए थे। ऐसा थोड़ी ना कि एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किए और फिर गए एग्जाम दे के आ गए। हाँ, कुछ होंगे ऐसे धुलंधर भी, कुछ होंगे जो फॉर्म फिल करने के बाद पढ़ना स्टार्ट करें। लेकिन पढ़ना स्टार्ट तो करते हो ना, कि हमको क्या क्या पढ़ना, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। सिलेबस तो देखते होगे ना कि ये सिलेबस हैं, ये सिलेबस हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहाँ ये इंपॉर्टेंट हाईली वेटेज टॉपिक हैं, ऐसा कुछ देखते होगे ना, प्रिपेयर करते होगे ना, अपना नोट्स तो बनाते होगे ना, है ना। तो ये जो टाइम टेकन लग जाता है, उसी तरह जो सेल है, सेल क्या करेगा? डिवाइड करने वाला है। लेकिन डिवाइड करने से पहले जो टाइम लेता है 95% का, ये ऐसे ही सोचता है कि हमको कैसे डिवाइड करना होगा, कैसे डीएनए को डुप्लीकेट करना होगा, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन को गायब कर देना होगा, कौन कौन से सेल मेम्ब्रेन को किस फेज में फिर रीअपेयर कर लेना होगा, या फिर कौन कौन सा जब नया सेल बनेंगे तो वहां पे कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स को पहले बनाया जाएगा और किस किस सेल ऑर्गेनेल्स को बाद में बनाया जाएगा। ये सारी चीज एक रोड मैप बन के तैयार की जाती है, और इसी रोड मैप को तैयार करने में ये 95% का टाइम टेकन ले लेता है, जितना कि मतलब जो टोटल टाइम होता है ना सेल डिवाइड करने का। जैसे सपोज करो 24 घंटे हैं ह्यूमन सेल के डिवाइड करने के लिए, तो इसमें से 24 घंटे में से मान के चल लो कि 20 से 22% का जो समय होगा वो आपका व्यतीत होगा इंटरफेज में, और बचा कुचा 2 से 3 घंटे का जो फेज होगा, जिसको डिवाइडिंग फेज कहते हैं, वो होता है 5%। वही बात हो गई कि एग्जाम से पहले आप तैयारी कर रहे थे 1 साल, 6 महीना, 1-2 महीना, 3 महीना, जो भी चीज है, लेकिन एग्जाम में कितना देर बैठे सर? 3 घंटा। 3 घंटे में पूरे पेपर लिख के आ गए। तो पहले जब आपको पता ही नहीं होगा कि सर हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन ही आप नहीं पढ़े हो, तो फिर एग्जाम में चुपचाप तो छड़ का क्या कहते हैं, छत का छड़ काउंट करो,
है ना, तो ये चीज काम हो जाएगा। तो इसलिए, लेकिन आप लोग अच्छे बच्चे हो, आप लोग पहले से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए हो, है ना, ये चीज हम मानते हैं आपसे। तो जो 95% का जो टाइम हो रहा है वो इंटरफेस में कंप्लीट हो रहा है, और आप बताओगे एम फेज का जो टाइम होगा वो 5% वो क्या होता है, डिवाइडिंग फेज में कंप्लीट होता है। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है? बोलिए हाँ या ना। क्या बोल रहे हैं सर, इंटरफेज और एम फेज आर द टू स्टेप्स ऑफ द सेल साइकिल। ये जो सेल साइकिल हो रहा है इसका दो स्टेप होता है, वो कौन होता है, आपका आपका सेल साइकिल का स्टेप होता है। अगर इसको चाहे नोट करना चाहे ना, इसको नोट कीजिए अपने कॉपी में, जो जो चीज हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं अपने तुरंत कॉपी में इसको नोट करते जाइए, और जब भी पीडीएफ मिलेगा तो वहां पे इसको फिर इंक्लूड कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा जो लोग नोट नहीं किए हैं, और फिर इसको नोट कर लेंगे। आगे हम लोग बढ़े हैं। ड्यूरिंग द इंटरफेस सेल ग्रोथ एंड द डीएनए रेप्लिकेशन अकर। अच्छा, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है एक आपका, चलिए ये क्या दिया है आपका, फिगर दिया हुआ है, क्या दिया है सर, हाँ ये क्या है आपका, यहां पे देखो आपका यहां से लेके और यहां तक का जो स्टेज है, ये वाला स्टेज ध्यान में आया, यहां का जितना स्टेज है ये कौन सा स्टेज है आप, 95% वाला है। ये कितना वाला है सर, 95% वाला है। और इसी को किस नाम से जानते थे, प्रिपरेटरी स्टेज के नाम से जानते थे। और यहाँ पे देखो ये छोटा सा बच्चा था 5% वाला, इसको अलग कलर से बना देते हैं ना, इसको अलग कलर से बना देते हैं। यहां से जो ये वाला जो फेज बच रहा है, ये वाला जो फेज बच रहा है, ये वाला जो पार्ट बच रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ये भी सेल डिवीजन का हिस्सा है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम फेज के नाम से जानते हैं। और इसका टाइम टेकन कितना है सर, 5% का, 5% का जो टाइम टेकन है, और यहाँ पे 95% का टाइम टेकन रिक्वायरमेंट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको और डिटेल में देखें, और डिटेल में बात करें, एक सेकेंड। चलिए अब हम बात कर ले थोड़ा सा आपके लिए कि ठीक है, जो इंटरफेज और एम फेज की बात कर रहे हैं ना, इसको और अच्छे से हम लोग बात कर ले। क्या बात कर ले सर, हम क्या बात किए, सेल साइकिल की बात की। कुछ ज्यादा ही हो गया, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। चलिए सेल साइकिल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सेल साइकिल की बात कर रहे हैं, तो ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला सर हम अभी देखे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेस। क्या बोलते हैं इसको, इंटरफेस के नाम से जानते हैं। इसी को किस नाम से जानते हैं सर, रेस्टिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। ये चीज आप लोग बता दिए थे, रेस्टिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। इसी को क्या नाम से जानते हैं सर, प्रिपरेटरी स्टेज के नाम से जानते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज के नाम से जानते हैं। और इसमें टाइम टेकिंग कितना था सर, 95% जो था टाइम यहीं पे इन्वेस्ट हो रहा था। लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं एम स्टेज, एम फेज का, किसकी बात कर लें सर, एम फेज की बात कर लें, तो इसको किस नाम से जानते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग डिवाइडिंग, इसको यहां से बोल दो, यहां से क्या बोल दोगे कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग कि आप बता दोगे क्या, एम फेज को क्या बोलते थे, माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज कहते थे। और इसी को और किस नाम से जानते थे, डिवाइडिंग फेज के नाम से जानते थे, डिवाइडिंग फेज के नाम से जानते थे। और इसमें टाइम टेकन कितना होता था, 5% का। यहां तक तो बात क्लियर थी आपकी। अब इसके आगे हमको देखना है, जो फिगर आपके सामने आया था ना, जो साइकिल आया था, कई लोग यही समझ नहीं पाते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, क्या क्या चीज परफॉर्म होता है, ये सारा चीज अभी हम लोग देखेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अच्छे से। चलिए ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग बात करें इंटरफेस की। लेकिन हाँ चलो इंटरफेस की बात, दो फेज देखे थे, एक इंटरफेस एक एम फेज, तो इधर लिख लेते हैं हम लोग इंटरफेस, इंटरफेस, ठीक है।
इंटरफेज लिख लिया, और दूसरा था अपना एम फेज। इसमें भी क्या होती हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल और केवल इंटरफेस में बस यही, हाँ यही होता है। जो इंटरफेस होता है इसमें क्या होता है सर, इसमें आपका 3 फेज आते हैं, है ना। इसमें 3 सब स्टेज आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं G1 फेज, एक को बोलते हैं एस फेज, यहाँ पे लिखते चलो, G1 फेज, एस फेज, है ना, एस फेज, और एक को बोलते हैं हम लोग G2 फेज। ये 3 फेज में जो होता है, यानी कि जो इंटरफेज है, यानी कि जो सोचने समझने वाला स्टेज है, वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है, 3 फेजेस में कंप्लीट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग G1 फेज, एस फेज और G2 फेज होता है। बात क्लियर है। और जो इसके बाद जब आता है तो वो आता है एम फेज। इसके बाद आता है तो आपका एम फेज आता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सीक्वेंस, ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे चाहे वाइवा की बात कर लें, कि सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल क्या पूछा जाएगा, सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। यहां पे नोट कीजिएगा, यहां पे इंपॉर्टेंट करके आप नोट कीजिए, क्या सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल, सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। तब आप क्या बताओगे, क्या पूछ दिया जाए, सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप बताओगे सर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है जिसको बोलते हो G1 फेज, फिर कौन सा आता है आपका एस फेज, फिर कौन सा आता है आपका G2 फेज, फिर कौन सा आता है आपका एम फेज आता है। और एम फेज के बाद फिर स्टार्ट हो जाता है आपका G1 फेज, फिर स्टार्ट हो जाता है एस फेज, और फिर स्टार्ट हो जाता है एम फेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम G1 से चले थे, फिर हम किस पे आ गए, एम पे आए, और एम पे आने पे जैसे ही खत्म होता है एक साइकिल, तो फिर हम स्टार्ट कर देते हैं G1 से। यानी कि एक जहां से हम चले फिर आके वहीं पे खत्म कर दे रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं हम लोग सेल साइकिल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसी को सर, इसी को सेल साइकिल्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल कौन कौन कैसे होते हैं। तो ये आपका सीक्वेंस दे देगा, और इसी में क्या करेगा, वो उल्टा पुल्टा कर देगा, और आप तो कंफ्यूज, भैया ये कहां था सर, यहां पे था। सबसे पहले G1 आता है, फिर S आता है, G2 M, G1 S M। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आप बताओगे एस फेज के बाद कौन आता है, आप लोग बता भी नहीं रहे हो। एस फेज के बाद क्या आता है, G2 आता है, और G2 के बाद फिर कौन आ जाता है आपका एम फेज आ जाता है। तो ये सीक्वेंस होते हैं आपका सेल साइकिल के लिए। किसके लिए सर, सेल साइकिल का ये सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा जो एम फेज है, अब एम फेज भी 2 फेज में कंप्लीट होता है। पूछो कौन कौन से, जो एम फेज होता है ये भी 2 फेज में कंप्लीट होता है। एक को बोलते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस, ये थोड़ा लाइट कलर हो गया। एक को हम बोलते हैं, ये दिखेगा नहीं आपसे, नहीं दिख रहा है। एक को बोलते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस, और एक को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, और फिर ये स्टेप आता है आपका साइटोकाइनेसिस। तो पूछा जाए जो एम फेज होता है ये भी 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, जब कैरियोकाइनेसिस हो जाता है तो फिर आपका स्टेज आता है जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। लेकिन जो इंटरफेज होता है ये एस फेज, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज में क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, इसको अपने कॉपी में इसको तुरंत नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़े। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा फिगर आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, छोटा सा फिगर, छोटा सा मोटा सा फिगर। ठीक है, छोटा सा मोटा सा फिगर एक बना देंगे। चलो हटाओ। ओहो ओहो ओहो, चलिए
ये क्या है आपका सेल साइकिल हम बताते हैं। गोला गोला बने, गोला ढंग से बने। आप लोग गोला देख लीजिएगा। चलिए यहाँ से गोला सही नहीं बना है, इसको सही कर देते हैं ना। चलिए अब आप समझ जाइए गोला बन गया, ठीक है। अब इस गोले में जो होता है आपका क्या होता है सर, आपका इंटरफेज आता है और एक होता है आपका एम फेज आता है। जो इंटरफेज आता है इस वाले स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेज के नाम से जानते हैं। और इसमें अलग अलग टाइप आते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, इसमें आपका आता है G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। यानी कि कुल मिला के बात ये हुई कि इसमें भी क्या होता है, 3 फेज आ जाते हैं आपका, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज आते हैं। और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग एम फेज। लेकिन एम फेज में भी क्या होते हैं सर, 2-3 टाइप के अलग अलग आपको और भी फेजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप बोलते हो सर प्रो फेज, क्या बोलते हो सर, इसको छोटा छोटा, प्रो फेज, मेटा फेज, फिर आप बोलोगे सर एनाफेज, है ना, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ये 4 टाइप में क्या होते हैं आपका एम फेज कंप्लीट होता है। तो इसको यहाँ पर हम नोट कर लें। ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे आपके इंटरफेज हैं। ये सारे के सारे आपके कैसे हैं सर, इंटरफेज हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं आपके, इंटरफेज हैं, इंटरफेज हैं। लेकिन ये जो है आपके, ये बताओगे सर ये क्या है आपका एम फेज है। इसी को एम फेज को हम लोग माइटोटिक फेज के नाम से भी जान लेते हैं। याद आ रही है कि नहीं आ रही है फिगर आपका, फ्लो डायग्राम। चलो अगर याद आ रही है तो अच्छी बात है। अब हम देखेंगे जो जीवन है, क्या इसको और किसी नाम से जानते हैं, क्या एस फेज को और किसी के नाम से जानते हैं, या फिर G2 को और किसी फेज के नाम और किसी स्टेज के नाम से जानते हैं। इनका और भी घर का कोई नाम है क्या, जैसा होता है ना हम लोग का 2 नाम होता है, एक स्कूल वाला नाम होता है, एक घर वाला नाम होता है, ठीक है। एक स्कूल का नाम होता है, एक घर का नाम होता है, नहीं कुछ। एक स्कूल का नाम होता है, घर का नाम होता है सर। जो स्कूल में किसी और के नाम से बोला जाता है, घर पे किसी और के नाम से, जैसे घर पे चुन्नू मुन्नू के नाम से बोला जाता है और स्कूल में अच्छा अच्छा नाम होता है, ठीक है। उसी तरह ये जो इंटरफेज होते हैं, इसके भी जो पार्ट्स है ना, इनका घर का नाम कुछ और है, स्कूल का नाम कुछ और है। अब जैसे हम बात करें सर जो जीवन फेज है, इसकी बात कर लें सर, सबसे पहले हम बात कर लें जीवन फेज। इसमें और कोई कलर नहीं दिख रहा है क्या? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर जीवन फेज। किसकी बात कर लें सर, जीवन फेज। जीवन फेज को और किस नाम से जानते हैं, और यहाँ से कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जो जीवन फेज होता है इसको हम बोलते हैं ग्रोथ 1 फेज के नाम। क्या बोलते हैं इसको, ग्रोथ फर्स्ट फेज। क्यों बोल रहा है सर, सबसे पहले जीवन हो रहा है यानी कि ग्रोथ पहली बात हो रही है। और यहाँ पे देखें किसकी ग्रोथ होगी, क्यों इसका नाम ग्रोथ 1 फेज पड़ गया है। फिर और इसको किस नाम से जानते हैं सर, इसको गैप 1 के नाम से जानते हैं, गैप 1 के नाम से, या गैप 1 फेज भी कहते हैं। ये भी देखेंगे सर गैप 1 क्यों पड़ गया इसका। फिर हम देखेंगे सर जो जीवन फेज है इसको और किस नाम से जानते हैं, तो प्री सिंथेटिक फेज के नाम से जानते हैं, सिंथेटिक फेज। या लोग कुछ लोग बहुत खुश होकर इसी को बोलते हैं PS स्टेज, PS स्टेज। तो ये चीज आप कंफ्यूज नहीं होगा, ये रेयरली आते हैं नाम, लेकिन यहाँ पे जो नाम आते हैं आपको बोलते हैं प्री सिंथेटिक फेज। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं सर ये क्या होता है, पोस्ट माइटोटिक फेज। क्या बोलते हैं सर, पोस्ट माइटोटिक फेज। अब देखेंगे ये नाम क्यों इस तरह पड़ गया। सबसे पहले बात करें सर, यहां पे आपका दिया हुआ है पोस्ट माइटोटिक फेज और एक नाम दिया हुआ प्री सिंथेटिक फेज। अच्छा, पोस्ट और प्री में आप लोग अंतर समझते हो क्या? पोस्ट मतलब होता पहले, अब जैसे प्री वेडिंग चल रहा था, सॉरी प्री की बात कर लें, अभी चल रहा था प्री वेडिंग चल रहा था। अब पोस्ट क्या होता है, वेडिंग के बाद वाला। अभी अंबानी का चल रहा था ना प्री वेडिंग वाला। तो यहाँ पे नाम देखो प्री सिंथेटिक लिखा हुआ है, यानी कि
एस फेज के जो पहले जो स्टेज आएगा उसको क्या बोलेंगे, प्री सिंथेटिक फेज के नाम से जानेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट माइटोटिक फेज, यानी कि माइटोटिक प्री पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद में होता है। तो माइटोटिक फेज के यानी कि एम फेज के जो बाद वाला जो स्टेज होगा उसको बोलेंगे हम लोग पोस्ट माइटोटिक फेज। देखो यहाँ पे देखो एम फेज है आपका, सीक्वेंस से याद करो, सीक्वेंस कहां था आपका कि सर जब सीक्वेंस की बात कर रहे थे तो एम फेज के बाद कौन आ जा रहा था, आपका जीवन स्टेज आ रहा था। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जीवन स्टेज है इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, माइटोटिक स्टेज के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जीवन को बोलेंगे क्या, पोस्ट माइटोटिक स्टेज। तो इसलिए यहाँ पे नाम क्या लिख दिया गया है, पोस्ट माइटोटिक स्टेज का नाम लिख दिया गया। और प्री सिंथेटिक का मतलब ये समझ में आ गया कि प्री सिंथेटिक का मतलब ये हो गया कि सिंथेटिक फेज यानी कि एस फेज से पहले वाला जो प्रक्रिया होगी उसको बोलते हैं प्री सिंथेटिक फेज। तो आप लोग दो नाम समझ में आ गया कि इसका नाम रखने का पीछे का रीजन क्या था। अब बात करें सर गैप वन फेज कब कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको। तो गैप वन स्टेज इसलिए कहते हैं कि इंटरफेज में क्या होता है सर, रेस्टिंग स्टेज होता है। इसमें सेल क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है कि हमको कैसे डिवाइड करना है, कैसे कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन करना है। तो इसमें जो गैप लेता है ना, जो पहला गैप आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीवन फेज के नाम से जानते हैं। तो जीवन इंटरफेज में कह लें या फिर इंटरफेज में कह लें या फिर सेल साइकिल में कह लें, जो पहला गैप आता है, जो पहला रुकने का जो कड़ी आता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग जीवन फेज के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जीवन फेज के नाम से जानते हैं, या फिर बोल देते हैं सर गैप वन फेज के नाम से जानते हैं। आई होप कि ये तीन नाम आपको समझ में आ गया होगा कि इसके तीन नाम रखने का पीछे का रीजन क्या था। और जो चौथा नाम और यहाँ पे सबसे पहला नाम लिखा हुआ है ग्रोथ वन फेज, इसका मतलब ये हुआ कि इस रेस्टिंग फेज में सेल तो डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब जो भी सेल हैं डिवाइड नहीं करेंगे, बस सोचेंगे समझेंगे। लेकिन सपोज देखो क्या, जब एग्जाम से पहले आप सोचते समझते हो तो क्या बस इसी तरह बैठ के सोचते समझते हो कि कुछ लिखते भी हो। तो सिलेबस कुछ देखोगे तो मार्क करोगे ना पेन पेपर लेके अपने सिलेबस में यार कि ये जो डीएनए वाला है टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, इस सब मार्क कर दिए। ये जो सेल साइकिल वाला टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, मार्क कर दिए। तो कुछ मार्क करोगे, पढ़ाई तो नहीं कर रहे हो लेकिन वहां पे मार्किंग तो कर रहे हो, तुम कर रहे हो कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी तरह ये सेल डिवाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, सेल की ग्रोथ हो रही है, माइटोटिकली एक्टिव हैं, ये सोच समझ रहे हैं, सेल एक्टिव है। ऐसा थोड़ी है सेल एकदम मर गया है, एकदम खत्म है। अब यहाँ पे जैसे ही खत्म है तो सेल डिवाइड ही नहीं, तब तो डेड सेल हो गया। सेल क्या है, लिविंग कंडीशन में है, और यहाँ पे सेल में क्या होती है, ग्रोथ होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे सेल ग्रोथ हो जाती हैं। अब ऐसा थोड़ी ना सिलेबस तुम लेके बैठते हो, सारा सिलेबस ही एक बार पढ़ के खत्म कर देते हो। उसमें देखते हो पहला यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक में इंपॉर्टेंट में अगर देख लियो कि सेल साइकिल दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, तो अपने बुक खोलते हो देखते इसमें कौन कौन सा टॉपिक सब टॉपिक दिए हुए हैं, ऐसा होता है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे कि जो जीवन फेज है इसको इन सभी नामों से जानते हैं। क्या बोलते हैं सर, गैप वन फेज के नाम से जानते हैं, ग्रोथ वन फेज के नाम से जानते हैं, प्री सिंथेटिक फेज के नाम से जानते हैं, और पोस्ट माइटोटिक स्टेज के नाम से जानते हैं। अब बात आती है सर इतना नाम तो समझ में आ गया कि फला 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 ढमकाना नाम है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है सर, ये जो टॉपिक है जीवन फेज में, यहां से ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी चीज हम लोग देख लें यहाँ पे कि जब भी हम बात करें सर जीवन फेज की, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, जो जीवन फेज होती है सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। कहने का मतलब समझिएगा, कहने का मतलब ये था सर, जो हम सबसे पहले आप बोले थे सर, अभी तो हम कंफ्यूज हो गए सर, पहले तो आप बोले थे इंटरफेज सबसे लंबा फेज है और ये 95% टाइम ले लेता, अभी आप बोल रहे सर जीवन फेज सबसे लंबा फेज हो गया। अरे उल्लू, ये देखो इंटरफेज किसका हिस्सा है, जीवन का ही तो हिस्सा है। तो जब जीवन बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है तो इंटरफेस बड़ा होगा, समझे कि नहीं समझे। जब जीवन बड़ा होगा तभी तो तुम्हारा इंटरफेस बड़ा होगा, है ना। तो जो जीवन फेज होता है ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है। यहीं पे हम नोट कर दे रहे हैं इसको, आप लोग नोट करते चलिए या मेरे साथ। क्या बोलेंगे सर, ये लॉन्गेस्ट फेज होता है, लॉन्गेस्ट फेज। और लॉन्गेस्ट फेज किसका किसका होता है सर, तो ये जो लॉन्गेस्ट फेज होता है ये किसका होता है, सेल साइकिल इंटरफेज का भी होता है, इंटरफेज का भी होता है और सेल साइकिल का भी होता है। कहने का मतलब समझे
ये लॉन्गेस्ट फेज है। और किसका किसका लॉन्गेस्ट फेज है? तो इंटरफेज का भी लॉन्गेस्ट फेज है। और पूरी की पूरी सेल साइकिल की बात कर लें तो सेल साइकिल का भी सबसे लंबा फेज होता है। यानी कि इंटरफेज और सेल साइकिल, जब भी हम बात करें कि सेल साइकिल में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं कि लॉन्गेस्ट फेज कौन से होते हैं। तो आप बताओगे सर इंटरफेज दिया तो ठीक है, अगर इंटरफेज नहीं दिया है तो वहां पे आपको जीवन फेज लिख के दिया रहेगा, तो आप वहीं पे मार्क करोगे सर क्या, जीवन फेज पे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना, हाँ या ना? सर जो लॉन्गेस्ट फेज हो गया, इंटरफेज हो गया, सेल साइकिल हो गया। दूसरी बात ये कर लें कि जो जीवन फेज होता है इसी में क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है, प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है। क्या बोले हैं सर? सबसे पहले ये बात की है कि जो जीवन फेज होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है और इसमें क्या होता है सर, प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है। मतलब जितने भी तमाम सारी टाइप के जो भी प्रोटीन की जरूरत होगी सेल को डिवाइड करने के दौरान, है ना, सेल को रिपेयर करने के दौरान, तो सारे के सारे प्रोटीन कहां बनेंगे सर, आपके जीवन फेज में बनेंगे। लेकिन बायो पढ़ो, वहां पे एक्सेप्शन नहीं आया तो फिर आपको बायो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक वैसे ही यहां पे हम बात करें प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है लेकिन यहां पे दो प्रोटीन नहीं बनेंगे। अब वो कौन कौन से हैं सर? वो आपके बताओगे, वो आपके हैं हिस्टोन प्रोटीन, साथ ही साथ ट्यूबलिन प्रोटीन, ये आपसे पूछा जाएगा। कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी होते हैं, आप भी देखो आज के दौर में जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहे हैं वहां पे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, चाहे वो गवर्नमेंट वनडे एग्जाम हो जाए, चाहे सेमेस्टर एग्जाम आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम ही क्यों ना हो जाए, यहाँ पे क्या होते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव तो पूछे जा रहे हैं लेकिन इसमें असर्शन एंड रीजन वाले भी क्वेश्चन डाल दिए जा रहे हैं। तो वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर जब भी आपका वाइवा होगा उस दौरान भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बता दो कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो जीवन फेज में होता है। तो आप बोलोगे जी सर, एकदम जी सर, बात सही। क्या एग्जाम में पूछे क्या सारी के सारे प्रोटीन आपके जीवन फेज में ही बन जाते हैं? ठीक है, अब आपके इतना होशियार बच्चा होगा तो बोलेगा हाँ सर सारे के सारे जीवन फेज में बन। क्यों बोल दिए सर? जो बोलेंगे वो एकदम ब्रह्मा का लकीर हो जाएगा, वो गलत बोल ही नहीं सकते। तो आप भी बोलोगे हाँ सर बन के तैयार। लेकिन नहीं, आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ने वाले होंगे, इवन आप भी बता दोगे। अब ये मत सोचिए सर हम पढ़ रहे हम नहीं बता पाएंगे, आप भी बता दो, तभी तो पढ़ रहे हो। ठीक है, क्या बताओगे सर? नहीं, एग्जाम में बोले सारे सारे प्रोटीन बन के जीवन फेज में तैयार, तो तुम बोलोगे नहीं सर बनते तो हैं। क्या बोलोगे सर? बनते तो हैं लेकिन सारे प्रोटीन बनके नहीं तैयार होते हैं। तो पूछे कौन कौन सा प्रोटीन, तो बोलोगे हिस्टोन प्रोटीन और ट्यूबलिन प्रोटीन आपके जीवन फेज में नहीं बनते। तो एग्जामिनर बोलेगा वाह बच्चा तो पढ़ के आया है, इसको नंबर फुल में फुल दिया जाए प्रैक्टिकल, है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। आप कब बताओगे जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो हिस्टोन और ट्यूबलिन प्रोटीन नहीं बनते हैं, बाकी सारे के सारे प्रोटीन बनके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अगला बात करें हम लोग, इसी जीवन फेज में आपका अमीनो एसिड बनते हैं। अमीनो एसिड का सिंथेसिस होता है। अमीनो एसिड क्या होते हैं इसी में बन के तैयार होते हैं आपके जीवन वाले फेज में। क्या होते हैं सर? जीवन वाले फेज में। अब यहाँ पे जीवन वो मत सोचिएगा जिंदा रहने वाला जीवन, यहाँ पे जी और वन की बात कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे बच्चे समझ रहे होंगे सर आप हमेशा जीवन की बात कर रहे हैं, ये वाला जीवन, ये वाला जीवन नहीं बोल रहे हैं सर, ये हम बोल रहे हैं जी और वन, जी और एक जीवन की बात कर रहे हैं ना। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे सर। क्या होता है? लॉन्गेस्ट फेज होता है और इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस की जाता है और इसमें अमीनो एसिड बनते हैं। साथ ही साथ और क्या बता सकते हो यहाँ पे, और भी हम इंक्लूड कर दें आपके लिए, यहीं पे इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, यहीं पे दूसरा स्लाइड क्या ले, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड। साथ ही साथ आपके न्यूक्लियोसाइड भी बनते हैं। न्यूक्लियोसाइड याद करो, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड डीएनए आरएनए में हम पढ़ रहे थे, याद आ रहा है? न्यूक्लियोटाइड कब होता है? जब बेस और शुगर मिलते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं।
और जब बेस शुगर फॉस्फेट लग जाते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। याद आ रहा है कि नहीं? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे नोट कर लो, न्यूक्लियोटाइड कब बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड कब बनते हैं? जब बेस और शुगर मिलते हैं। जब बेस और शुगर मिलेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। और न्यूक्लियोसाइड कब बनते हैं? न्यूक्लियोसाइड कब बनते हैं? जब बेस के साथ शुगर तो जुड़ता ही है, साथ ही साथ इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे कि जब भी सेल डिवीजन हो रही है, सेल साइकिलिंग हो रहा है, तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। तो कहां बन के तैयार होते हैं? तो आपके जीवन फेज में बन के तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप जीवन के बारे में ध्यान रखेंगे, इसको इन सभी नामों के साथ जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका जीवन फेज में, ये चीज बातें हो गई। अब हम बात करेंगे एस फेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या ये जो हिस्टोन प्रोटीन और ट्यूबुलिन प्रोटीन बनते हैं, जब जीवन फेज में नहीं बना तो फिर किस फेज में बन के तैयार होगा, ये भी चीज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे चीज आप लोग लिख लिए होंगे। हाँ, और अपने कॉपी में अच्छे से इसको लिख लिए होंगे, यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट लगा लिए होंगे। भैया यहाँ को गार्ड बांध कर रख लो कि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो आगे हम बात करें इसका कि एस फेज में क्या क्या होते हैं। तो आप हेडिंग डालोगे एस फेज, एस फेज। ठीक है, एस फेज ये हम लोग इस तरह पढ़ लेंगे ना, तो फिर हम लोग स्लाइड पे चलेंगे, फिर हम लोग पीडीएफ पे चलेंगे, वहां पे देखते हैं क्या खास बातें हैं। ठीक है, तो ये चीज है। एस फेज की बात करें तो एस फेज में सबसे पहले हम ये बात करेंगे सर कि जो एस फेज होता है इसको किस नाम से जानते हैं। तो जो एस फेज होता है इसको ऐसे कर लेते हैं, एक सेकंड, यहां पे लिखते हैं हम लोग एस फेज। जो एस फेज होता है इसको किस नाम से जानते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंथेटिक फेज। यहां सिंथेटिक फेज के नाम से। और किस नाम से जानते हैं सर इसको? पोस्ट जीवन फेज के नाम से जानते हैं, पोस्ट जीवन। और पोस्ट जीवन फेज में आप लोग याद कर लेंगे कि कौन सा, मतलब ग्रोथ 1 है, गैप है, तमाम चीजें। ठीक है, ये सब चीज। इसको और किस नाम से जानते हैं सर? प्री एम फेज या फिर प्री माइटोटिक फेज के नाम से। ठीक है, तो ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो सर एस फेज है इसको और किस किस नाम से जानते हैं, तो आपका बताएंगे सिंथेटिक फेज, फिर बताओगे पोस्ट जीवन फेज, है ना, पोस्ट मतलब बाद में, और फिर एम फेज से पहले होता है तो इसको बोलते हैं जी, सॉरी एकदम सॉरी भैया, एकदम सॉरी, एकदम सॉरी। यहाँ पे क्या बोलते हैं सर? G2 फेज। ठीक है, G2 फेज, तो ये चीज है। हाँ, G2 फेज, हमको लगा यहाँ पे भी नहीं नोट किए, ये थोड़ा सा मतलब बताना तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे लिखना कुछ और हो गया था, दिमाग सोचा कुछ और लिख दिया कुछ और, है ना, ऐसा हो जाता है कभी। तो एस फेज में ये चीज बात रखेंगे। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सर, यहाँ पे प्रोटीन बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है सर? प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है। और किस प्रोटीन की सिंथेसिस की जाएगी? तो आप बताओगे सर यहाँ पे जो प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है वो होता है आपका हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस की। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और नोट कर लो कि यहाँ पे सेल ग्रोथ है तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स भी बनेंगे, ऐसे कर लो, सम सेल ऑर्गेनेल्स, सम सेल ऑर्गेनेल्स आर फॉर्म्ड, ऐसे कर लो। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी क्या होंगे यहाँ पे, इसलिए क्या होगा यहाँ पे ग्रोथ 1 फेज के नाम से। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं एस फेज में, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसको तमाम सारे ये नाम से जानते हैं। ठीक है,
यहाँ पे आप बता सकते हैं सर जो क्रोमेटिन होता है, यहाँ पे भी क्रोमेटिन की डेवलपमेंट की जाती है। ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर याद करना चाहो तो रफली आप याद कर सकते हो कि सर इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है उनकी भी फॉर्मेशन की जाती है, ये चीज। आगे हम लोग बात करें, एस फेज के बाद आता है आपका, एस फेज के बाद आता है आपका G2 फेज। कौन सा आते हैं आपके, G2 फेज। अब यहीं पे वही चीज बात आएगी सर, जीवन के साथ जो हो रहा था ना उसी तरह का G2 के साथ भी होता है। अब यहाँ पे इसको किस किस नाम से जाना जा रहा है, तो यहाँ पे आप बताओगे सर, यहाँ पे जो बताओगे आप, अच्छा इससे लिख के देखते हैं कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, जो G2 होता है इसको किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं ग्रोथ, ग्रोथ टू फेज। पता चल रहा है भैया कि नहीं, पता चल रहा है, चलो। ग्रोथ टू फेज है ना, इसको गैप 2 के नाम से जानते हैं, गैप 2 फेज। अब यहाँ पे भी जो सेल होंगे अब वेट करेंगी, अब थोड़ा रेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। कौन कौन से सेल्स बनेंगे, तो आप बताओगे सर माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्रो बनेंगे, ठीक है। फिर आपका राइबोसोम बनेंगे, फिर आपके बोल दो गोल्जी बॉडी बनेंगे, गोल्जी बॉडीज बनेंगे, और भी सारे तमाम हैं, ये सारे बन के तैयार हैं। सर यहाँ पे क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनते हैं। यहाँ पे भी क्या होते हैं, प्रोटीन का क्या की जाती है सर, सिंथेसिस की जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस की जाती है। और यहाँ पे जो प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखें। तो ये सारे तमाम चीज बात किसके लिए रिगार्डिंग है, आपका इंटरफेस के रिगार्डिंग है। किसके फेस के रिगार्डिंग है, इंटरफेस के रिगार्डिंग है, और यहां से आप इसको अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करें सर, अब हम बात करने वाले हैं आपके एम फेज में। एम फेज का जो कैरियोकाइनेसिस होता है, एम फेज है आपका, एम फेज। एम फेज जो होता है ये 2 हिस्सों में कन्वर्ट होता है। एक को बोलते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और एक को बोलते हैं हम लोग साइटोकाइनेसिस। एक को क्या बोलते हैं सर, कैरियोकाइनेसिस, एक को बोलते हैं हम लोग साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब ये होता है सर कि हम लोग क्या बातें किए थे इस कैरियोकाइनेसिस में, सर कैरियोकाइनेसिस का मतलब ये हो जाता है कि क्या हो जाता है सर, इसका मतलब ये हो जाता है कि सेल का न्यूक्लियस की डिवाइड की जाएगी। किसका डिवीजन की जाएगी, न्यूक्लियस का डिवीजन किया जाएगा। किसका डिवीजन किया जाएगा सर, न्यूक्लियस का डिवीजन किया जाएगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हो गया, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब हो गया न्यूक्लियस डिवाइड, है ना। जब भी न्यूक्लियस की डिवाइड की जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं सर, हम लोग कैरियोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। लेकिन जब भी हम बात करें सर सेल साइटोप्लाज्म की डिवीजन की जा रही है, किसकी डिवीजन की जा रही है सर, साइटोप्लाज्म की डिवीजन की जा रही है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन की जा रही है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये आपके वाइवा में पूछा जा सकता है, बता दो भैया कि साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है। तो कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और डिवीजन का काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन। यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन की जाएगी तो उसको कैरियोकाइनेसिस कहेंगे, और जब भी साइटोप्लाज्म की डिवीजन की जाएगी तो उस कंडीशन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब जो कैरियोकाइनेसिस होता है ना, इसमें अलग अलग स्टेप भी आते हैं। वो स्टेप क्या है आपके, सबसे पहला स्टेप होता है, उसको कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, पी मेट के नाम से याद कर सकते हैं। ये सीक्वेंस भी आपसे पूछा जाता है। क्या सीक्वेंस सर, कैरियोकाइनेसिस जब होगा तो इसमें कौन कौन से स्टेप आएंगे उस सीक्वेंस के फॉर्म में बता दो, तो आप याद करो पी मेट को। किसको याद करोगे, पी मेट को याद करोगे, और यहां से ये ट्रिक से आप याद करके रख सकते हो। क्या बोलोगे सर, पी मेट, क्या बोलोगे सर, पी मेट ऐसे लिख लो। और पी मेट लिखने के बाद आप तुरंत यहां पे नोट करोगे, क्या यहां पे बताओगे, पी मेट बताने के बाद यहां पे आप बता दोगे कि पी का मतलब क्या होता है सर, पी का मतलब होता है प्रोफेज।
क्या होता है सर? प्रोफेज होता है। एम का मतलब क्या होता है? मेटाफेज होता है, मेटाफेज होता है, ठीक है। और ए का मतलब क्या होता है सर? एनाफेज होता है। क्या होता है सर? एनाफेज होता है। टी का मतलब क्या होता है सर? टीलोफेज होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे कि एनाफेज कब कहोगे, टीलोफेज कब होता है, मेटाफेज कब होता है, और आपका प्रोफेज किस फेज में आता है। तो एम फेज का कैरियोकाइनेसिस वाला जब भी कंडीशन होता है तो उस कंडीशन में 4 स्टेप्स और आ जाते हैं, 4 फेजेस और आ जाते हैं, फिर आपका स्टार्ट हो जाता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस में आप ध्यान रखोगे कि जो होता है आपका प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में क्या होता है आपका सेल डिवाइडिंग की जाती है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो ये भी सीक्वेंस आपके पूछे जाएंगे, तो आप सीक्वेंस याद करके रखना पी मैट से। किससे याद करके रखोगे सर? पी मैट से याद करके रखोगे तो फिर आपकी काम बन जाएगा। जब भी हम साइटोकाइनेसिस की बात करें तो इसमें भी 2 डिवीजन देखने को मिलता है। एक होता है आपका मियोसिस 1 और एक होता है आपका मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में भी ये क्या होते हैं सर? आपका डिवीजन देखने को मिलते हैं। कैसे डिवीजन होंगे सर? इसमें पी मैट वाला कॉन्सेप्ट आप याद करके रखोगे ना, काम आपके लिए बल्ले बल्ले। कैसे सर? इसमें क्या होते हैं सर? प्रोफेज 1 आता है। मियोसिस 1 की जब बात की जाएगी, जब मियोसिस 1 की बात की जाएगी तो इसमें आएगा आपका प्रोफेज 1, फिर आता है आपका मेटा फेज 1, फिर आपका आता है एना फेज 1, फिर आपका आता है टीलो फेज 1। उसी तरह मियोसिस सेकेंड की बात की जाए तो यहां पे आते हैं आपके प्रोफेज सेकेंड, फिर आपका आता है मेटा फेज सेकेंड, फिर आता आपका एना फेज सेकेंड, फिर आपका आता है टीलो फेज, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे कि एम फेज में कौन कौन से फेज आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए IMP, और स्टार लगाना हो उतना स्टार लगा लो, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे, ठीक है। साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, इसको तुरंत नोट कीजिए। और फिर इसका यह तो आप स्क्रीनशॉट तो नहीं हो पाएगा, इसको नोट कीजिए। फिर हम अपने स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अपने स्लाइड पे चलते हैं। ये तमाम सारे ये चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं कि सेल साइकिल कब होगा, फिर है हम लोग ठीक है। तो ये चीज हम लोग डिस्कस किए हैं बहुत सारे, ठीक है। डिवीजन देखे हैं इसका, फिर सेल साइकिल क्या होता है ये देखे हैं, है ना। ये सारा चीज देखें। आई होप कि ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, जो स्लाइड से पढ़ेंगे उससे भी क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। ये सारा चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये सारा चीज इसको नोट कर लीजिए। जो नोट नहीं किए एक बार फिर हम स्लाइड पीछे कर रहे हैं, फुल स्टॉप करके इसको नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके इसको सारा नोट कर लीजिए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने स्लाइड पे। अब कहां चलेंगे? अपने स्लाइड पे चलेंगे। चलो, यही हम लोग सेल साइकिल की बात कर रहे थे। चलिए, बोलो मजा आया कि नहीं आया? मजा आया? मजा आया कि नहीं मजा आया? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। यही फिगर हम लोग देख रहे थे, लेकिन इससे पहले एक स्लाइड छूटा हुआ था, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। क्या स्लाइड है? ड्यूरिंग द इंटरफेज सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन अकर। जब भी इंटरफेज होता है तो इस दौरान क्या तो सेल की ग्रोथ की जाती है और डीएनए को रेप्लिकेट किया जाता है। इट अकाउंट द 95% ऑफ द टाइम स्पेंड इन द सेल साइकिल।
अब वही चीज बात हो गई, क्या हम लोग बात कर लिया सर, जो भी इंटरफेज होता है तो इस दौरान क्या होता है, सेल डिवीजन या फिर सेल का डिवीजन का रेप्लिकेट किया जाता है। इस दौरान जो इंटरफेज वाला जो प्रोसेस होता है, इंटरफेज का जो समय आता है, इसमें 95% जो टाइम स्पेंड होता है सेल साइकिल का वो होता है आपका इंटरफेज में, और बचा 5% आपका माइटोटिक फेज में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दिया है जो माइटोटिक या मियोसिस, इसी को एम फेज के नाम से जानते हैं, इट इज द फेज वेयर द एक्चुअल सेल डिवीजन अकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड लिख रहे हैं, और ये टाइम कितना लग रहा है, 5% का यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड लग रहा है। तो ये बताओगे सर जो मियोसिस होता है या एम फेज होता है, इसी को माइटोटिक फेज के नाम से भी कुछ लोग बोलते हैं, मियोसिस फेज है ना। मियोसिस फेज में जो होता है वो क्या होता है, आपका फेज जो एक्चुअल सेल का डिवीजन की जाएगी, वो एक्चुअल सेल का डिवीजन आपका एम फेज में देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो समय कितना लगता है वो 5% का लगता है। कितना लगता है सर, टाइम लगता है आपका 5% का। आगे हम लोग देखें, यही फिगर आपका वहां पे हम लोग बनाए थे। सबसे पहले कौन आता है आपके, सबसे पहले आपके G1 फेज आता है, फिर आपका आता है S फेज, फिर आपका आता है G2 फेज, फिर आ जाता है आपका M फेज। G1 फेज को गैप 1 के नाम से भी जानते हैं, ग्रोथ 1 के नाम से भी जानते हैं, प्री सिंथेटिक फेज, पोस्ट सिंथेटिक फेज, सॉरी प्री सिंथेटिक फेज के नाम से जानते हैं, और पोस्ट माइटोटिक फेज मतलब माइटोटिक फेज के बाद वाला जो फेज होता है उसको G1 कहते हैं, इसलिए पोस्ट माइटोटिक फेज के नाम से भी जानते हैं इसको, है ना। ये चीज है। यहाँ पे प्रोटीन बनते हैं, लेकिन 2 प्रोटीन नहीं बनते हैं आपके, कौन कौन से, आपके हिस्टोन और ट्यूबलिन प्रोटीन यहाँ पे नहीं बनते हैं, बाकी के बाकी सारे प्रोटीन यहाँ पे बनके तैयार होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अमीनो एसिड का भी सिंथेसिस होता है, जो कि हम लोग लास्ट पीडीएफ मतलब जब भी हम लोग नोट्स खोले थे वहां पे हम लोग देख लिए थे। फिर हम बात किए सर एस फेज। एस फेज को किस नाम से जानते हैं, सिंथेटिक फेज के नाम से जानते हैं, इसको पोस्ट G1 फेज के नाम से भी जानते हैं, प्री G2 फेज के नाम से भी इसको जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन की जाती है इस वाले स्टेज में। किसकी की जाती है सर, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन की जाती है। फिर हम लोग बात किए सर G2 फेज की। G2 फेज को ग्रोथ 2 फेज के नाम से जानते हैं, गैप 2 फेज के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं आपके, यहाँ पे आपके क्या बनते हैं, यहाँ पे आपके बनते हैं गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे ऑर्गेनल्स यहाँ पे बनके तैयार होते हैं। ये फेज जैसे ही इंटरफेज का कंप्लीट हो जाता है तो फिर आता है आपका एम फेज, जिसको मियोसिस फेज के नाम से जानते थे। वहीं पे आपका कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस वाला प्रोसेस देखने को मिल रहा था, है ना। इसमें क्या आता है, सबसे पहले आपका आता है प्रोफेज, फिर आपका आता है मेटाफेज, फिर आता है एनाफेज, फिर आपका आता है टीलोफेज। फिर ये टीलोफेज जैसे ही खत्म हो जाता है तो आपका साइटोकाइनेसिस, जिसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 चल रहा था, याद कीजिए, वो फेज आपका आ जाता है। तो ये जो फेज है, इस वाले फेज को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस वाला, और उसके बाद जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 वाला आएगा उसको बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे जो टाइम टेकन होता है वो 5% का टाइम टेकन होता है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ है नहीं, बस रीडिंग मारते चलना। इसमें क्या है, सबसे पहले दिया इंटरफेज। इंटरफेज क्या है, इट इज द इंटरफेज इज द पीरियड इन द टाइम बिटवीन द 2 सीक्वेंसेस, दैट इज द एम फेज ऑफ द सेल साइड डिवीजन। इंटरफेज क्या होता है, जो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, एम फेज के जो आगे वाला जो समय होता है उसी में क्या होता है, हम लोग इंटरफेज के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, सेल अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, किसके लिए, डिवाइड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, और डीएनए का रेप्लिकेशन करने के लिए क्या होता है, इंटरफेज में सेल अपने आप को तैयारी करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि इंटरफेज में क्या क्या काम की जाती है। तो इंटरफेज में आपका सेल जो होता है प्रिपेयर करता है खुद को, किसके लिए करता है सर, डिवाइड करने के लिए करता है, ग्रो करने के लिए करता है, और डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए ये अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो ये सारी बातें थी आपकी इंटरफेज में, जिसमें से G1, S और G2 फेज भी आपको देखने को मिल रहा था। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि जो इंटरफेज है ये क्या होता है, डिवाइडिंग फेज होता है, और इसको 3 स्टेज में इसको डिवाइड किया गया 3 स्टेज में, जो कि होता है G1, S और G2। आगे बढ़े, सबसे पहले आता है G1 फेज, जिसको किस नाम से यहाँ पे दिया हुआ है, गैप 1 के नाम से दिया है। यहीं पे आप स्लैश करके लिख लो ग्रोथ 1, और तमाम सारी बातें अभी हम लोग स्लाइड पे नोट किए थे, वो चीज यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पीडीएफ पे आपका नहीं दिया हुआ, लेकिन पीडीएफ भी इंपॉर्टेंट है भैया। दिस इज द थ्री टाइम बिटवीन द प्रीवियस माइटोसिस एंड द नेक्स्ट साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब ये जो G1 फेज होता है, ये कहीं ना कहीं एम फेज के बाद वाला
और जीवन फेज के पहले वाला जो स्टेज होता है, मतलब एस फेज के जो पहले वाला स्टेज होता है, उसी को हम लोग जीवन 1 के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, द सेल इज द बायोलॉजिकली एक्टिव, यानी कि यहाँ पे आपका वर्ड और क्या लिखा मिल सकता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव। क्या है ना सर, यहाँ पे बायोलॉजिकल भी नाम लिखा सकता है, या फिर आपका बता सकते हो मेटाबॉलिकली भी नाम लिखा हुआ मिल सकता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जीवन फेज के दौरान यहाँ पे किसी भी डीएनए की कॉपी नहीं की जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए। यहाँ पूछा जाएगा डीएनए आर कॉपीड इनटू, क्या जीवन G2 है ना, तो ये चीज आप बताओगे सर, जीवन फेज में कभी भी डीएनए की कॉपी नहीं की जाती है, वो आपके एस फेज में होता है, सिंथेटिक फेज में होता है ना, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे। आगे बढ़ा जाए तो अगला आता है एस फेज, जिसको बोलते हैं सिंथेटिक फेज, और भी इसका नाम बोल रहे थे जैसे पोस्ट जीवन फेज, प्री G2 फेज, ये सब भी नाम से इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, ये इस फेज में कंप्लीट होता है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट हो गया कि डीएनए की रेप्लिकेशन किस में की जाती है, डीएनए किस में बन के तैयार होता है, तो आप बताओगे सर ये सिंथेटिक फेज में बन के तैयार होता है। इसमें क्या होता है, जो सेल होता है, जो सेल का जो डीएनए होता है वो डबल अमाउंट में होता है, और इसमें सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी की जाती है विद द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। अब वो प्रोटीन यहाँ पे कौन होता है, ये प्रोटीन होता है यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के प्रेजेंस में क्या होता है, डबलिंग की जाती है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट इज द वर्थ नथिंग टू द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम रिमेन द कांस्टेंट। यहाँ पे डीएनए तो बन रहा है, लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली बात होगी कि यहाँ पे जो डीएनए बनेगा, ये जो डीएनए बनेंगे, यहाँ पे डीएनए बनेंगे, लेकिन क्रोमोसोम में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 46 क्रोमोसोम है तो जब भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो 46 क्रोमोसोम की ही डीएनए बनाएंगे। ऐसा नहीं कि डीएनए भी क्या, जो क्रोमोसोम भी होगा वो भी आपका डबल हो जाएगा, यानी कि 96 हो जाएगा ऐसे, या फिर 92 हो जाएगा। ये बात आप कभी भी दिमाग में मत लाइएगा। यहाँ पे क्रोमोसोम क्या होंगे, वो कांस्टेंट होंगे। जो क्रोमोसोम आपको 46 है वो 46 ही रहेंगे, लेकिन जो भी डीएनए की डबलिंग की जाएंगी वो क्या होते हैं, नंबर चेंजेस होते रहते हैं। ड्यूरिंग एस फेज द एनिमल से रेप्लिकेट ऑफ डीएनए स्टार्ट इन द न्यूक्लियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनिमल में क्या होता है, एनिमल की कंडीशन में जब भी डीएनए की रिप्लिकेशन की जाती है वो कहां से स्टार्ट होता है, तो आप बताओगे सर वो न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है, यानी कि केंद्रक से शुरुआत इसकी होती है। बट सेंट्रियोल्स मल्टीप्लाई इन द साइटोप्लाज्म, लेकिन जब इनकी जो सेंट्रियोल्स है ना, वो कहां मल्टीप्लाई करती हैं, तो जो केंद्र, जो आपका साइटोप्लाज्म होता है, जिसको कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं, उस कोशिका द्रव में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में, यानी कि साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल्स की फॉर्मेशन की जाती है। और डीएनए की फॉर्मेशन कहां की जाएगी, डीएनए का रेप्लिकेशन कहां किया जाएगा, तो न्यूक्लियस में किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से कि डीएनए कहां रेप्लिकेट किया, डीएनए रेप्लिकेट किया है आपके न्यूक्लियस में। लेकिन जब भी हम सेंट्रियोल्स की बात कर लेंगे सर, सेंट्रियोल्स की बात कर लेंगे, तो ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में। कहां होता है सर, साइटोप्लाज्म में होता है, तो ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आता है सर G2 फेज, जिसको गैप 2 फेज के नाम से भी जानते हैं। जो G2 फेज होता है, इट अकर्स व्हेन द सेल कीप्स इन द ग्रोइंग एंड द प्रिपेयरिंग फॉर द माइटोटिक, है ना। गैप 2, ग्रोथ 2, है ना, पोस्ट प्री माइटोटिक, ये तमाम सी बातें जानते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है गैप 2 में, और साथ ही साथ बता दोगे सर आपका सेल ऑर्गेनल्स है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि आपका गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी है ना, फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो ये तमाम सारे जो भी हैं, न्यूक्लियस का एनवलप हो गया, यूकैरियोटिक है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस का एनवलप होगा, तो ये सारी चीज यहाँ पे बन के, तो ये है आपका जीव, आपका इंटरफेस। और रही बात आपका, चलो और भी इसमें कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं। और भी क्या दिया हुआ है कि आपका मेनी सेल्स इन द एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट डिवाइडेड, फॉर एग्जांपल ह्यूमन हर्ट्स डिवाइडिंग ओनली द इंटरप्रेटेड बाय द सीक्वेंसर इंजर्ड एंड द डेड सेल। जो ह्यूमन का हर्ट होता है ये रैपिडली डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। ये जब मतलब कब होगा, जब किसी को कोई इंजरी होगा तभी ये डिवाइड करेंगे, लेकिन
ऑलमोस्ट जो ह्यूमन के बॉडी में जो भी सेल पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, डिवाइड करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं, लेकिन जो ह्यूमन का हार्ट होता है ये डिवाइड नहीं करता है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। आगे दिया है कि दिस इंजरी डेड सेल इंटर इनटू द इनएक्टिव स्टेज ऑफ द सेल साइकिल नॉन हैज द जी नॉट स्टेज और द क्वेसेंट स्टेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या आता है, एक क्वेसेंट स्टेज भी आते हैं आपके, क्या आते हैं सर, क्वेसेंट स्टेज। क्या बोलते हैं इसको, क्वेसेंट स्टेज के नाम से भी जानते हैं। जब सेल क्या होता है, डिवाइड नहीं करता है, मतलब ऐसा सेल जो डिवाइड नहीं कर रहा है। और कब डिवाइड कर रहा है, जब उसको कोई इंजरी हो रहा है तभी वो डिवाइड कर रहा है। जैसे हार्ट सेल हो गया, अगर हार्ट में चोट पड़ जाती है, ऑपरेशन हो जाता है, बाईपास सर्जरी हो जाती है, तो वहां की घाव बढ़ने के लिए तब वो सेल की डिवाइड कर ली जाती है। तो उस स्टेज को बोलते हैं क्वेसेंट स्टेज के नाम से जानते हैं, या फिर जी नॉट स्टेज के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स that enter into the sequential stage and thus cannot divided, है ना। तो यहाँ पे जो भी है ये चीज जी नॉट स्टेज के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगला आता है आपका माइटोटिक फेज, जिसको एम फेज के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, अगर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया आपका माइटोटिक फेज बताने में। और आप लोग क्या करेंगे, एक बार फिर आपसे बता दें कि ये चीज आप अपने कॉपी में इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए भैया, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। एक बार फिर आपको दिखा दे रहा हूँ, इस पीडीएफ को पढ़े या ना पढ़े, बस आप ये नोट्स पढ़ के जाए मेरा, तो आप यहाँ से 110% गारंटी है आपके क्वेश्चन यहाँ से लड़ जाएंगे, ठीक है। तो एक बार हम फिर स्लाइड को स्किप कर दे रहे हैं। एक बार जो लोग नहीं नोट किए हैं वीडियो को पॉज करेंगे और फिर उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। एक बार फिर हम कर ले रहे हैं, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, अब बाकी खत्म। तो ये रहा आज का अपना क्लास, ठीक है। आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग आया होगा, और यहाँ पे जो भी चीज हम लोग बात की है आपको क्लिस्टर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर इससे रिगार्डिंग अगर कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे पर्सनली भी मेंटरशिप में अगर ऐप से जुड़े हुए हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जब भी ये क्लास कंप्लीट होंगे तो आपका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, और जैसे पीडीएफ अपलोड किया जाएगा तो आप इसको क्या करेंगे, अपने नोट्स में हूबहू उसको उतार लेंगे, वन लाइन के फॉर्म में। जहां जहां इंपॉर्टेंट लगाए थे पीपीटी में, है ना, वहां पे भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। और बाकी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लगाए तो वो बात तो अलग ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।